डिस्कशन के बारे में, सिलेबस डिस्कशन में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें पढ़ना है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। यानी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स का मतलब ये हुआ कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं ड्रग बनाने के लिए, उसी के बारे में हमें बेसिकली डिस्कशन करना है। अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, चलिए उसको समझते हैं। Inorganic chemicals does not contain the carbon hydrogen bond and it is generally found in the non-living things. इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं होता है और वो जनरली नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। जबकि ऑर्गेनिक केमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। Sensus Interactive Panel now comes with Sensor software, which has shape recognition with measurement. ठीक है, तो यह हो गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स के बीच में डिफरेंसेस। तो यानी कि इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी करनी है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप सिलेबस देखेंगे चैप्टर नंबर 3 तो उसमें यूनिट वाइज दे रखा है, यानी कि कैटेगरी, ड्रग को कैटेगरीज वाइज दे रखा है। अब ड्रग को कैटेगरीज वाइज ही पढ़ेंगे तभी आपको इजीली समझ में आएगा। अगर एक ही साथ सभी कैटेगरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमने आपको इजीली पढ़ने के लिए, आपको इजीली समझ में आने के लिए हमने इसको यूनिट वाइज कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में है हिमेटिनिक्स, यूनिट नंबर 2 में है एंटासिड्स, यूनिट नंबर 3 है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यूनिट नंबर 4 डेंटल प्रोडक्ट्स और यूनिट नंबर 5 मेडिसिनल गैसेस। ये जो भी यूनिट बनाई गई है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे, यानी यूनिट नंबर 1 हिमेटिनिक्स। हिमेटिनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हिमेटिनिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। हिमेटिनिक्स आर दो सबस्टेंसेस विच provide the suitable condition for blood component formation and support the blood formation erythropoiesis. Hematinics एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड कंपोनेंट को बनाने में हेल्प करते हैं। ब्लड कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उसके साथ प्रोटीन्स भी होते हैं, उसको बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हिमेटिनिक्स बोलते हैं। उसके अलावा ब्लड फॉर्मेशन, यानी ब्लड फॉर्मेशन में क्या होता है, देखिए ब्लड में क्या होता है, एक होता है ब्लड का कंपोनेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद से क्या होता है, प्रोटीन और एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, ब्लड कंपोनेंट का मतलब डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। तो इसी ब्लड फॉर्मेशन यानी इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस मेनली इरिथ्रोसाइट जब बनता है उसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। यानी उसमें आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स की प्रेजेंस में हमारी बॉडी इरिथ्रोपोइसिस करती है। इरिथ्रोपोइसिस में बेसिकली कौन बनता है, आरबीसी बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। यानी कि हिमेटिनिक्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ब्लड कंपोनेंट को बनाते हैं और ब्लड को बनाने में हेल्प करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम हिमेटिनिक्स बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। इट जनरली कंटेन्स द आयरन फेरस कंटेनिंग कंपाउंड्स विच आर एसेंशियल सब्सटेंसेस required for the blood metabolism and provide the prevention against the deficiency syndrome of iron or ferrous। ठीक है, हिमेटिनिक्स जो होता है वो आयरन या फेरस दोनों एक ही चीज है, उसके इस टाइप के कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। एसेंशियल रोल कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आयरन के प्रेजेंस में हेमोग्लोबिन बनता है और आप लोगों को पता होगा कि हेमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है तो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होती है और मेटाबॉलिज्म होता है तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है। तो फाइनली एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आयरन जो है या फेरस है वो हमारी बॉडी में एसेंशियल रोल प्ले करता है और ब्लड मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है और उसके अलावा हमें क्या करता है, प्रिवेंशन अगेंस्ट डेफिशिएंसी सिंड्रोम ऑफ आयरन, यानी कि आयरन की कमी से जो भी रोग होते हैं या जो भी डिजीजेस होती हैं उससे बचाता है कौन, हिमेटिनिक्स। यानी कि ये हो गया हिमेटिनिक्स। अगर आगे बात करें
तो इन हेमेटोनिक्स आल्सो इंक्लूड द सपोर्टिंग एलिमेंट्स फॉर ब्लड फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन, एग्जांपल जिंक, कॉपर, विटामिन्स, फोलिक एसिड etc। यानी कि हेमेटोनिक्स में बस यही कहना जरूरी नहीं है कि आयरन सब्सटेंस होते हैं, नहीं, इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि हेमेटोनिक्स की तरह रोल प्ले करते हैं, जैसे एग्जांपल है जिंक, कॉपर, विटामिन्स, फोलिक एसिड etc। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस भी आते हैं। तो ये हो गया हेमेटोनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें, बोन मैरो। Bone marrow is the area या zone of the blood Hello everyone and welcome to RBC, WBC vidIQ. and One platelets last important by the step. combination effects of blood substances provide the immunity against any diseases। बोन मैरो, आप लोगों को पता होगा लॉन्ग बोन्स जो होती हैं हमारी, उसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है। अगर आप बोन्स का चैप्टर अगर पढ़ेंगे, आगे हम लोग बोन्स का चैप्टर कवर करेंगे जिसमें लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन दो टाइप की बोन होती है। तो जो लॉन्ग बोन होती है उसमें होता है बोन मैरो। उसी बोन मैरो में हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या होता है? निर्माण होता है, यानी कि वहीं उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब वहां पे डेवलपमेंट होता है तो ब्लड सब्सटेंसेस और उसके अलावा जो भी हमारे एंटीबॉडीज होती हैं वो दोनों मिलकर क्या करती हैं? हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं, किससे? डिजीज से। तो ये हो गया बोन मैरो। बोन मैरो याद रखिएगा आप लोग कि वो एक जोन या एक एरिया या जोन होता है जहां पे ब्लड कंपोनेंट का फॉर्मेशन होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हेमोग्लोबिन इज द आयरन रिच रेड कलर प्रोटीन विच प्रेजेंट इन आरबीसी एंड कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। हेमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? आरबीसी पे। और हेमोग्लोबिन के लिए जरूरत होता है आयरन का। हेमोग्लोबिन जो होता है वो रिच यानी कि आयरन रेड कलर का रिच प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ऑक्सीजन को एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो होता है हेमोग्लोबिन। आप लोग पहले पढ़ते होंगे कि आरबीसी का रेड कलर किसके कारण होता है? तो आरबीसी का रेड कलर जो होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है। क्यों? तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वो व्हाइट कलर की होती है। ये सारी चीजें आप पहले क्लास में पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमेटोनिक्स। आप पढ़ेंगे हेमेटोनिक्स का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डोजेज एंड एक्टिविटी इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है आयरन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, दूसरी है मैच्यूरेशन एक्टिविटी और थर्ड है हेमेटोनिक्स एडजुवेंट। तो क्लासिफिकेशन में आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस, तो आयरन जो होता है कभी कभी ओरल द्वारा लिया जाता है या पेरेंटल यानी कि इंजेक्शन द्वारा भी आयरन का हम डायरेक्ट हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराया जा सकता है। तो ओरल आयरन एग्जांपल होता है फेरस फ्यूमरेट और फेरस सल्फेट। और नेक्स्ट अगर पेरेंटल की बात करें, आयरन डेक्स्ट्रॉन, फेरस सुक्रोज, ये सारी चीजें जो है यानी कि पेरेंटल होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मैच्यूरेशन एक्टिविटी, मैच्यूरेशन एक्टिविटी का मतलब होता है जो कि वो इस टाइप की जो सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे जो आरबीसी होती है या डब्ल्यूबीसी होती है उसके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है? उसको मैच्योर करने में। जैसे इसका एग्जांपल है विटामिन B12 और फोलिक एसिड्स। नेक्स्ट अगर बात करें हेमेटोनिक्स एडजुवेंट, हेमेटोनिक्स एडजुवेंट के एग्जांपल कॉपर, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लाविन। ये हो गया क्लासिफिकेशन। एक बार मैं क्लासिफिकेशन आप लोगों को फिर रिपीट करता हूं कि आयरन कंटेनिंग हेमेटोनिक्स यानी ओरल में आता है फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, पेरेंटल में आएगा आयरन डेक्स्ट्रॉन एंड फेरस सुक्रोज। मैच्यूरेशन एक्टिविटी विटामिन B12 और फोलिक एसिड, और हेमेटोनिक्स एडजुवेंट में कॉपर, पायरिडॉक्सिन और राइबोफ्लाविन आता है। तो क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखिएगा। अगर हेमेटोनिक्स अगर आप लोग को लिखने के लिए आता है तो थोड़ा सा इंट्रो लिख दीजिए और क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, उससे हेमेटोनिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं ड्रग के पास। ड्रग इसमें कौन कौन सी ड्रग दी गई है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली ड्रग है फेरस सल्फेट। अगर इसका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो FeSO4 और मोलर मास देखिए 151.91 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये
कम से कम एटलीस्ट केमिकल फार्मूला तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद आप मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे इनका जो मोलिकुलर मास होता है उसको क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर नंबर होता है उसको डबल कर देंगे तो वो मोलर मास के लगभग बराबर हो जाता है। तो वहां से आप मोलर मास तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप केमिकल फार्मूला याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। फेरस सल्फेट इज एन आयरन साल्ट प्रिपरेशन विच इज यूज्ड टू मैनेजमेंट द आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि फेरस सल्फेट जो होता है वो आयरन साल्ट की प्रिपरेशन होती है जो कि हमारी आयरन डेफिशिएंसी सिंड्रोम को क्या करती है, ओवरकम करती है, यानी कि बचाती है। ठीक है, इट इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन पेट्रोल मेलेनेट्राइट कॉपीरेज, यानी कि इसको हम ग्रीन पेट्रोल मेलेनेट्राइट और कॉपीरेज बोलते हैं। इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म इज यूज्ड मेडिकली टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एंड आल्सो फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि अगर H2O उसको ऐड कर दिया जाए तो जो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा वो हमारे मेडिसिनल प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए उसी का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो कलर एंड स्टेट, हमने इसको यूनिट वाइज कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में है हिमेटेनिक्स, थोड़ा सा इंट्रो लिख दीजिए और क्लासिफिकेशन लिख दीजिए, उससे हिमेटेनिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं ड्रग के पास। ड्रग इसमें कौन कौन सी ड्रग दी गई है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली ड्रग है फेरस सल्फेट। अगर इसका केमिकल फार्मूला देखा जाए तो FeSO4 और मोलर मास देखिए 151.91 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये कम से कम एटलीस्ट केमिकल फार्मूला तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि उसके बाद आप मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे इनका जो मोलिकुलर मास होता है उसको क्या कर देंगे, मॉलिक्यूलर नंबर होता है उसको डबल कर देंगे तो वो मोलर मास के लगभग बराबर हो जाता है। तो वहां से आप मोलर मास तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप केमिकल फार्मूला याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। फेरस सल्फेट इज एन आयरन साल्ट प्रिपरेशन विच इज यूज्ड टू मैनेजमेंट द आयरन डेफिशिएंसी सिम्टम्स, यानी कि फेरस सल्फेट जो होता है वो आयरन साल्ट की प्रिपरेशन होती है जो कि हमारी आयरन डेफिशिएंसी सिंड्रोम को क्या करती है, ओवरकम करती है, यानी कि बचाती है। ठीक है, इट इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन पेट्रोल मेलेनेट्राइट कॉपीरेज, यानी कि इसको हम ग्रीन पेट्रोल मेलेनेट्राइट और कॉपीरेज बोलते हैं। Its hydrated form is used medically to treat iron deficiency and also for industrial application, यानी कि जो हमारा फेरस सल्फेट होता है उसमें हाइड्रेटेड फॉर्म, यानी कि अगर H2O उसको ऐड कर दिया जाए तो जो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा वो हमारे मेडिसिनल प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और आयरन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए उसी का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो कलर एंड स्टेट, इट इज द व्हाइट क्रिस्टल पाउडर बट देयर
हेप्टाहाइड्रेटेड फॉर्म इज सो ब्लू ग्रीन कलर। अगर इसके कलर की बात करें तो ये क्रिस्टल, पहले तो ये स्टेट इसका क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या, किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये बेसिकली किस में होता है, क्रिस्टल पाउडर्स के रूप में होता है। और इसका कलर की अगर बात करें तो जनरली व्हाइट होता है, लेकिन अगर इसका हेप्टाहाइड्रेट यानी कि 7H2 अगर उसके साथ ऐड हो जाता है तो ब्लू ग्रीन कलर शो करता है। दस तरीके। सक्सेसफुल करियर का तो एक ही फुल प्रूफ तरीका है, पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन। चलिए आप अपन देखते हैं ऑर्डर एंड टेस्ट। इट इज ऑर्डरलेस विथ मेटेलिक टेस्ट। ये ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, और मेटेलिक टेस्ट जैसे मेटल का टेस्ट आता है इसी टाइप का इसका टेस्ट आता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सॉल्युबिलिटी। इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इन एल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल इट्स सो निग्लेजिबल सॉल्युबिलिटी। यानी कि ये जनरली वाटर में तो सॉल्युबल होगा बट एल्कोहल इथाइलिन ग्लाइकोल में ये सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप एल्कोहल और इथाइलिन ग्लाइकोल में उसको फेरस सल्फेट को सॉल्युबल करेंगे यानी मिलाएंगे तो वो उसमें नहीं मिलेगा। केमिकली इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो इन फार्मास्यूटिकल इट रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंसेस इन यूजफुल फॉर्म। ये क्या होता है, फेरस सल्फेट जो होता है एक रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने आप लोगों को डिस्कस किया था रेडॉक्स टाइट्रेशन में, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो वहां पे ये क्या करता है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंडेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है अलग यूजफुल फॉर्म में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखते हैं। इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पिल्स, ओरल ड्रॉप etc। यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एक टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, सिरप हो सकता है, पिल्स हो सकता है, ओरल ड्रॉप हो सकता है। ये सारी चीजें इसकी प्रिपरेशन आती है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ और पता चलता है तो इसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। ब्रांड और मार्केट नेम क्या हो सकता है, तो ब्रांड नेम फॉलिफेज प्लस के नाम से आता है, फियोसोल, फिरोएल्थ, ई फॉलिफर किट etc। यानी इसके और भी बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप उसको लिख सकते हैं। एट लीस्ट याद रखिएगा कि कम से कम 2 ब्रांड नेम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है एटलीस्ट 2 ब्रांड नेम लिखने के लिए, तो इसलिए आप कम से कम 2 ब्रांड नेम उसका याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन, इट इज स्टोर्ड in well closed air resistant unopened container and keep away from the incompatible material at room temperature and also away from the light and moisture। कोई भी ड्रग होती है अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है उसका स्टोरेज कंडीशन लगभग सेम होता है। कुछ ही एक ड्रग होती है जिनका स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट होता है, उसको हम मेंशन कर देंगे अलग से, लेकिन अभी फिलहाल में आप लोग इसको याद रखिएगा कि इस ड्रग को एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर में रखा जाता है और इनकम्पेटेबल मटेरियल से दूर रखा जाता है, रूम टेम्परेचर पे और अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर रखा जाता है इस ड्रग को। ठीक है, ये इसका स्टोरेज कंडीशन हो गया। नेक्स्ट अगर इसके यूजेज या एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, फेरस सल्फेट आर सल्फेट इज अ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि जो फेरस सल्फेट की जो मेडिसिन बनाई जाती है वो उससे क्या ट्रीट किया जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। आप लोगों ने देखा वो एनीमिया टेस्ट होता है तो खून की कमी, यानी कि आयरन डिफिशियंसी जो भी एनीमिया होती है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कई टाइप की एनीमिया होती है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगी तो उसके लिए अगर आप फेरस सल्फेट का यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल होगा। फेरस सल्फेट प्रोवाइड द आयरन सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड मेंटेन द आयरन स्टेटस इन बोथ चाइल्ड एंड मदर। फेरस सल्फेट बहुत ही ज्यादा एक आयरन सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगर आप देखें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आयरन की जरूरत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मदर भी क्या करती है, मदर में भी ऑक्सीडेशन करना होता है फूड का और चाइल्ड में भी फूड का ऑक्सीडेशन करना है। अगर फूड का ऑक्सीडेशन करना है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो हेमोग्लोबिन की डिमांड बढ़ेगी, अगर हेमोग्लोबिन की डिमांड बढ़ेगी तो आयरन की डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। इसलिए आयरन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल में तो ब्लड लॉस होता है इसलिए आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको दो जगहों पे ऑक्सीडेशन कराना होता है, इसलिए वहां पे आयरन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है, इसलिए प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल होता है। इट्स प्रिपरेशन आर हाईली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने डिस्कस कर लिया है। कम से कम एटलीस्ट ये 3 यूजेज है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसके अलावा जो आगे के जो ड्रग है उसमें भी आप इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है उसमें भी ये यूजेज चल सकते हैं। तो इसलिए आप इस यूजेज को याद रखिएगा। उसमें कुछ अलग यूजेज दिए गए, उसको भी आप याद रखिएगा। जो आपको इजिली याद हो जाए उसे आप अपने माइंड में रखिए और उसे आप उसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फेरस फ्यूमरेट के बारे में। इसका केमिकल फार्मूला होता है C4H2FeO4 और इसका मोलर मास होता है 169 यानी कि 169.90 ग्राम पर मोल। अगर इसके इंट्रोडक्शन में बात करें, फेरस फ्यूमरेट आल्सो नोन एज फोस्फेट आयरन 2 फ्यूमरेट इज द आयरन 2 साल्ट ऑफ द फ्यूमेरिक एसिड, यानी कि इसको फ्यूस्टेट बोल सकते हैं, आयरन 2 फ्यूमेरेट भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा ये साल्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड का। जो फ्यूमेरिक एसिड होता है उसका ये साल्ट होता है कौन? फेरस फ्यूमरेट। नेक्स्ट अगर बात करें, प्योर फॉर्म ऑफ फेरस फ्यूमरेट हैज एन आयरन कंटेंट ऑफ 32.87%। Therefore, one tablet of 300 mg of iron fumarate will contains 98.6 mg of iron। यानी कि अगर देखें प्योर फॉर्म में जब फेरस फ्यूमरेट होता है वो कितना आयरन कंटेंट करता है? 32.87% उसमें क्या होता है? आयरन होता है। अगर आप फेरस फ्यूमरेट प्योर लेते हो तो उसमें 32.87% क्या होगा? आयरन होगा। यानी कि अगर 300 mg का अगर आप आयरन कोई टेबलेट या कैप्सूल लेते हो तो उसमें 98.6 mg क्या होगा? आयरन होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इससे आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि आयरन कितना इंपॉर्टेंस रखता है। इट इज ऑफन टेकन ओरली एज एन आयरन सप्लीमेंट। इसका यूज भी हम आयरन सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि अपने आयरन की पूर्ति करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका। Hello. I can remember a book of 200 pages in just 7 days along with the page number. Hi, my name is Bhuvan Dhanesha and I'm going to teach you how to remember few of the most प्रॉपर्टीज के बारे में। कलर एंड स्टेट देखेंगे। इट इज अकर्स एज रेडिश ऑरेंज पाउडर। पहले तो इसका कलर होता है रेडिश ऑरेंज कलर का ये होता है और ये पाउडर फॉर्म में, इसका स्टेट जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट इज ऑर्डरलेस विथ मेटेलिक टेस्ट। ये भी ऑर्डरलेस होता है और ये मेटेलिक टेस्ट शो करता है। सॉल्युबिलिटी, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड नेग्लिजिबल सॉल्युबल इन एथेनॉल। यानी कि ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है लेकिन इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की अगर बात करें, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पिल्स, ओरल ड्रॉप etc। यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पिल्स, ओरल ड्रॉप भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिलेगा आप उसको ऐड कर लेंगे। अगर इंजेक्शन प्रिपरेशन को आपको याद है तो आप इंजेक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ब्रांड या मार्केट नेम, तो ब्रांड नेम या मार्केट नेम फेरोप्लस, नेविग्लोबिन, लिबोजेन जेड और ट्रीम, ये सारे जो है इसके प्रिपरेशन होते हैं जो कि मार्केट में इस नाम से चलते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इजी ब्रांड नेम या मार्केट नेम पता है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अभी आप लोगों को मैंने बताया एटलीस्ट आप लोग 2 ब्रांड नेम याद रखिएगा। स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंट अनओपन्ड कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकम्पेटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो यही सिंपल सी बात है। जो स्टोरेज कंडीशन उसका था इसका भी वही सेम ही स्टोरेज कंडीशन है। अगर कहीं पे डिफरेंसेस आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग ये स्टोरेज कंडीशन अपने माइंड में बैठा लीजिएगा या अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूजेज एंड एप्लीकेशन।
फेरिक फ्यूमरेट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी इसका यूज भी होता है आयरन डेफिशिएंसी, जो भी एनीमिया होती है उसमें उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फेरस फ्यूमरेट रिप्लेस आयरन फाउंड इन हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स एंड अलाउ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन वाया हेमोग्लोबिन, यानी कि फेरस फ्यूमरेट जो होता है जो हेमोग्लोबिन में आयरन होता है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता रहता है। यानी कि अगर आयरन हीमोग्लोबिन जो सब्सटेंस होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली आयरन होता है, सेंट्रल आयरन होता है, उसके बाद क्या होता है, बाहर प्रोटीन होते हैं। हेमोग्लोबिन क्या होता है, हेमोग्लोबिन में एक आयरन होता है और चारों तरफ से उसके क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। तो उसी आयरन को क्या करता है, रिप्लेस करता रहता है और इंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है, जिससे क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब वो आयरन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा तो ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट होता रहेगा और हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, फेरस फ्यूमरेट एंड फुलिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट द प्रिवेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ एनीमिया, लो रेड ब्लड सेल caused by the iron or folate deficiency। यानी कि फेरस फ्यूमरेट और फुलिक एसिड दोनों का इस्तेमाल एक साथ यानी कि एक ड्रग कॉम्बिनेशन में किया जाता है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट ड्रग के बारे में, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला है NH4 एंड FeC6H4O7 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। मॉलिक्यूलर मास देखते हैं 488.16 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसकी बात करें इंट्रोडक्शन में, इन इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर ईच मोइटी ऑफ सिट्रिक एसिड हैज लॉस्ट 4 प्रोटॉन। यानी कि इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है जो क्या करता है, एक मोइटी बनाता है, यानी कि 4 प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है जो 4 प्रोटॉन डोनेट करता है और उसी से क्या बनता है, Fe जो होता है वो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर लेता है, Fe रिएक्ट कर लेता है उसी के साथ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डीप्रोटोनेटेड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 2 ऑफ द कार्बोक्सिलेट ग्रुप लाइगेट टू द फेरिक सेंटर। यानी कि उसमें से 2 ग्रुप जो होते हैं वो फेरिक सेंटर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक कार्बोक्सिलेट, जैसे क्या हुआ, सिट्रिक एसिड है उसमें से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। अब वो कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है वो किससे कोऑर्डिनेट कर जाता है, फेरिक से। वाइल द थर्ड कार्बोनेट ग्रुप आर द कोऑर्डिनेटेड विद द अमोनिया, और जो थर्ड उसमें बन जाए, यानी कि 4 वैलेंसी हुई सिट्रिक एसिड में, तो क्या करे, सॉरी 3 वैलेंसी होगी, जिसमें 2 जो होगा वो आयरन के साथ बैलेंस कर लेगा और एक जो होगा वो किसके साथ, अमोनिया के साथ कर लेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फेरिसेल्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसे फेरिसेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, प्रॉपर्टीज, कलर एंड स्टेट, इट इज एलोइस ब्राउन टू रेड सॉलिड क्रिस्टल। ये क्या होता है, एलोइस ब्राउन कलर का रेड क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट शोज अमोनिया लाइक ऑर्डर विथ सलाइन आर फेरिजीनियस टेस्ट। यानी कि अमोनिया लाइक ऑर्डर होता है, इसका क्या होता है, जैसा अमोनिया का ऑर्डर होता है वैसे ये ऑर्डर शो करता है विथ सलाइन, यानी सलाइन का मतलब NaCl की तरह फेरिजीनियस टेस्ट शो करता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, इट इज ग्रेटली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। यानी कि ये ग्रेटली सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होता है किसमें, अल्कोहल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में देखें, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्रॉप, etc। ठीक है, ब्रांड और मार्केट नेम में बात करें, फेरीगोल्ड, क्यूटीफर, फेरस एम, एट्रोबिट प्लस, etc। ठीक है, ब्रांड नेम आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और जो आपको सुटेबल लगे वो आप याद कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकम्पैटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट अगर बात करें, यूजेज एंड एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, फेरिक सिट्रेट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी एनीमिया। फेरिक सिट्रेट जो होता है, यानी कि फेरिक सिट्रेट जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया होती है उसको ओवर का मतलब बेंजीन हो गया। ठीक है, स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहल, और अल्कोहल में भी उसका भी यूज किया जाता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दूर करने के लिए। फेरस एस्कॉर्बिडेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन सी यूज्ड टू मैनेज द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एंड हेल्प इन द डाइजेशन। यानी कि फेरस एस्कॉर्बिडेट और कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड विटामिन सी। फेरस एस्कॉर्बिडेट कॉम्बिनेशन होता है आयरन का ऑलरेडी होता है
अब उसको अगर विटामिन सी के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उसमें हेल्प करता है और हमारे डाइजेशन को क्या करता है, सही करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे कार्बोनिल आयरन, ये है इस यूनिट की लास्ट ड्रग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, FeCO5 होता है और मोलिकुलर मास इसका जो होता है 195.9 ग्राम पर मोल होता है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन में बात करें, कार्बोनिल आयरन का मतलब होता है कार्बन के साथ आयरन जुड़ा हुआ। ठीक है, तो कार्बोनिल आयरन इज हाईली प्योर आयरन, ये क्या होता है, प्योर आयरन होता है। प्योर आयरन किसे बोलते हैं हम, कार्बोनिल आयरन को ही बोलेंगे हम प्योर आयरन। प्रिपेयर्ड बाय केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्योरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल। इन फार्मास्यूटिक्स कार्बोनिल आयरन पाउडर इज यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एंड एज एन आयरन डाइटरी सप्लीमेंट। अगर फार्मास्यूटिक्स में देखा जाए तो कार्बोनिल आयरन का जो पाउडर होता है उसको आयरन डेफिशिएंसी दूर करने के लिए और डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े प्रॉपर्टीज के बारे में, तो कलर एंड टेस्ट के कलर एंड स्टेट की बात करें, इट इज पेल येलो और स्ट्रॉ कलर लिक्विड, यानी क्या होता है, एक पेल येलोइश कलर का या स्ट्रॉ कलर का क्या होता है, लिक्विड होता है। स्टेट याद रखिएगा कि ये अब इसकी स्टेट क्या है, पाउडर ना होके लिक्विड हो गई, यानी कि ये लिक्विड में प्रेजेंट होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट, इट शोज द पंजेंट ऑर्डर विथ मेटेलिक टेस्ट, यानी कि ये पंजेंट ऑर्डर शो करता है और इसका मेटेलिक टेस्ट होता है। ठीक है, पंजेंट ऑर्डर मतलब तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा लगने वाला जो पंजेंसी ऑर्डर होता है उसी को बोलते हैं। लिक्विड का मतलब ये हुआ, बहुत लोग बोलेंगे कि सर अभी आपने यहाँ पे पाउडर बोला था, कार्बोनिल आयरन पाउडर बोला था, लेकिन जनरली इसका जो प्रिपरेशन बनती है वो कैसी बनती है, लिक्विड बोलती है, इसलिए हम लिक्विड को यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट के बाद सॉल्युबिलिटी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड अमोनिया, यानी कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर और अमोनिया में, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन हो गया। ठीक है, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, और अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की, फार्मास्यूटिकली इट इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ओरल ड्राफ्ट, ETC। इसके अलावा इंजेक्शन भी आता है, इसमें छूट गया है, आप इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ब्रांड मार्केट नेम अगर बात करें, आयरोनिक, हेफरजेट, माइकार, कार्बिफॉल, एयरफॉल जेड, ये इसके क्या है, ब्रांड नेम है। ठीक है, इस टाइप के ब्रांड नेम से ये होके आता है। इसके अलावा आपको अगर ब्रांड नाम याद है तो आप उसको लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया एटलीस्ट आप लोग 2 ब्रांड नेम याद रखिएगा, इजिली याद रखिएगा। ठीक है, ब्रांड नेम कैसे आप लोगों को हेल्पफुल होगा, अगर मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, अब फार्मासिस्ट है आपको सलाह देनी ही पड़ेगी कि अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है कि सर हम फेरस, यानी कि हमें लग रहा है कि हमारे अंदर खून की कमी हो गई है, अब खून की कमी उनके अंदर हुई है तो उसकी पूर्ति के लिए आप उसको क्या लिखेंगे, मेडिसिन लिखेंगे। और मेडिसिन तभी लिखेंगे जब आपको ब्रांड नेम अच्छे से पता हो, केमिकल फार्मूला उसका पता हो या उसका केमिकल नेम पता हो। तो केमिकल नेम तो आप इजिली लिख देंगे। अब फेरस के कई केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो उसके थोड़े मिलने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग कुछ स्टैंडर्ड जो ब्रांड नेम है उसको आप पता रखिएगा, जिससे आप उसको लिख देंगे तो पेशेंट को इजीली मिल जाएगा और उसकी खून की कमी जो होगी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको ब्रांड नेम इसलिए आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन की अगर बात करें तो इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंट अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकम्पैटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन सेम है। अब लिखने का तरीका समझ लीजिए कैसे आप लोग लिखेंगे। एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन आता है, डिफाइन द हेमेटोनिक्स विद द सूटेबल एग्जांपल। अब उसको अगर मान लीजिए कि आप लोगों को दे देता है 5 नंबर में, यानी 5 मार्क्स में आप लोगों को देता है, तो सबसे पहले आप हेमेटोनिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। ये तो हो गया हेमेटोनिक्स के बारे में। अब इसमें से कोई एटलीस्ट 2 ड्रग आप याद रखेंगे अच्छे से, 2 ड्रग आप अच्छे से याद रखेंगे। अब उसमें भी क्या याद रखेंगे, स्टोरेज कंडीशन तो आप लोगों को याद रहेगी। Do you know that you can build a super successful career as an embedded software engineer or IoT application developer by learning प्रॉपर्टीज है, लगभग प्रॉपर्टी सेम है, कुछ की प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई है। जब आप उसको कंपेयर करके याद करेंगे तब ये चीजें आप लोगों को याद होगी। तो इसलिए जिसकी जिसकी प्रॉपर्टी है उसको आप कंपेयर करके याद करने की कोशिश कीजिएगा।
अगर आप कंपेयर करके याद करेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। और याद रखिएगा, एक यूनिट एक बार में ही याद कीजिएगा। कई यूनिट को एक साथ अगर आप याद करते हैं तो आप कंफर्म यानी 100% आप भूल जाएंगे। किसी का प्रॉपर्टी किसी दूसरे में लिख देंगे, किसी का स्टोरेज कंडीशन किसी दूसरे में लिख देंगे। अभी तो आपकी ये पहली यूनिट चल रही है तो आप इजीली पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत सारी यूनिट हो जाएंगी तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। इसलिए जब भी पढ़िए एक यूनिट पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद किसी दूसरी यूनिट पे जाइए। अब उस दूसरी यूनिट को पहली यूनिट से मत कंपेयर कीजिए, अगर आप कंपेयर करने लगे तो ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए एक यूनिट में, अब इसमें एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट है, इसमें 5 ड्रग दे रखा है। अगर आप 5 ड्रग दे रखा है तो 5 ड्रग्स को कंप्लीट कर लीजिए, यानी उसको ही कंपेयर कर लीजिए, आप लोगों को 5 ड्रग कंप्लीटली याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप लोगों को क्या याद करना है, स्टोरेज कंडीशन याद अच्छे से करना है, और उसके अलावा जो है उसका प्रॉपर्टीज अच्छे से याद करना है। उसके अलावा तो इंट्रो में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंट्रो में उससे नाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों को पॉइंट याद आ रहे हैं, या तो इस नोट से, यानी कि जो कि हमारा नोट्स, इसका जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट notescard.com पे अवेलेबल है, या तो उस नोट्स से पॉइंट को आप लिखिए, या तो कहीं अदर पॉइंट अगर आप लोगों को इजी पॉइंट मिलता है तो उस पॉइंट को लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तो आपको उतना पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। एटलीस्ट केमिकल फार्मूला आप याद रखिएगा। मोलर मास अगर आप लोगों को याद नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि मोलर यानी कि केमिकल नंबर जो होता है किसी भी केमिकल्स का, उससे आप लोग उसको दुगना कर देंगे तो लगभग मोलर मास निकल के चला आएगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक है लिखने की, आप लोग इजीली लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हेमेटोनिक्स को डिफाइन कीजिए और उसके कुछ एग्जांपल्स को लिखिए, तो आप लोग इजीली लिख लेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं, हम यूजेज और एप्लीकेशंस की बात करें तो कार्बोनिल आयरन इज सप्लीमेंट यूजेज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो ब्लड लेवल ऑफ आयरन सच दोज कॉज्ड बाय द एनीमिया और प्रेगनेंसी। यानी कि कार्बोनिल आयरन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा सप्लीमेंट के रूप में यूज होता है और आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। इसका यूज प्रेगनेंसी और एनीमिया के दौरान, एनीमिया मतलब खून की कमी के दौरान बहुत ज्यादा ही यूज किया जाता है। मेंस्ट्रुअल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल में बेसिकली क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। अगर ब्लड लॉस होगा यानी कि खून की कमी होगी, उस दौरान आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आयरन हेल्प्स योर बॉडी प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू योर ब्लड टू टिश्यू और ऑर्गन। यानी कि जो भी ये कार्बोनिल आयरन होता है वो हेल्प करता है किसको, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, यानी फाइनली वो हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपके बॉडी में बढ़ जाएगी तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो आपकी जीवन अवस्था है या जीवन आयु है वो बढ़ जाएगी और आप लंबे समय तक जी लेंगे। ठीक है, इसलिए आयरन की जरूरत हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। द गैस्ट्रिक पीएच इन स्टमक बाय बाइंडिंग और इनहिबिटिंग द गैस्ट्रिक रिसेप्टर इन आवर स्टमक। एंटासिड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी गैस्ट्रिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। यानी कि जो भी हमारी गैस्ट्रिक कैविटी होती है उसमें एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और उसी को वो न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। वो क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। यानी कि आप देखेंगे एंटासिड्स का मतलब होता है अगेंस्ट द एसिड, एंटा मतलब होता है अगेंस्ट और एसिड, यानी एसिड्स के अगेंस्ट जो वर्क करे उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये करता है जैसे कि हमारी जो गैस्ट्रिक कैविटी है उसमें रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, या तो उन रिसेप्टर्स को पे बाइंड होकर उनके जो HCl का सिक्रीशन होता है उसको रोक देता है, या तो उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, तो इट इनहिबिट्स द एक्स्ट्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएशन इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके 2 टाइप से वर्क्स होते हैं एंटासिड्स का। पहला वर्क ये होता है कि जो हमारी गैस्ट्रिक कैविटी है उसमें रिसेप्टर्स लगे हुए हैं HCl सिक्रिएशन के, उसको क्या करता है, बाइंड कर लेता है और HCl के सिक्रिएशन को रोक देता है। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट इसका ये होता है कि अगर HCl सिक्रीट हो चुका है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इसका ये काम होता है एंटासिड्स का, यानी कि डुअल नेचर का काम करता है, या तो रिसेप्टर से बाइंड होके एसिड के सिक्रिएशन को रोक देता है, या तो डायरेक्ट एसिड से बाइंड होके उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ये होते हैं एंटासिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जानते हैं
हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज द हाईली एसिडिक केमिकल, pH अबाउट 1.5 to 2.5। यानी कि जो हमारी बॉडी में HCl सिक्रीट होता है, यानी कि जो हमारी गैस्ट्रिक कैविटी में HCl सिक्रीट होता है, उसका जो pH होता है 1.5 to 2.5 होता है, यानी कि हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस बाय एक्टिवेटिंग द गैस्ट्रिक एंजाइम। और वो क्या हेल्प करता है, यानी कि जो एसिड होता है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है बाय एक्टिवेटिंग द गैस्ट्रिक एंजाइम। यानी कि हमारी जो गैस्ट्रिक कैविटी उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक एंजाइम होते हैं, उसको HCl क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। चलिए अब अपन देखते हैं, इट इज सिक्रिएटेड बाय द पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, यानी हमारी जो गैस्ट्रिक कैविटी होती है, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसमें एक होती है पेराइटल सेल। पेराइटल सेल होती है, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, वही स्टिमुलेट होता है और वो सिक्रीट करता है HCl का। याद रखिएगा कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टमक में, उसमें होता है एक पेराइटल सेल, और पेराइटल सेल्स ही होती हैं जो कि HCl का सिक्रिएशन करती है। यानी कि HCl का सिक्रिएशन कौन करता है, तो पेराइटल सेल HCl का सिक्रिएशन करती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। यानी कि HCl का सिक्रिएशन कौन करता है, तो पेराइटल सेल होती है गैस्ट्रिक कैविटी में जो कि HCl का सिक्रिएशन करती है। If concentration is increased, then it may cause the indigestion, heartburn and gastric upset and gastrointestinal ulcer। यानी कि अगर HCl का जो सिक्रिएशन है वो इंक्रीज हो जाए तो वो इंडाइजेशन कॉज कर सकता है, यानी कि डाइजेशन में आपत्ति ला सकता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। हार्टबर्न का मतलब ये होता है, हार्टबर्न का मतलब ये नहीं होता है कि हृदय का जलना। हृदय का जलना तो हम नॉर्मल लैंग्वेज भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इसोफेगस वाला पार्ट होता है वही और स्टमक से अटैच हुआ होता है। आप लोगों को पता होगा जो हमारा इसोफेगस वाला पार्ट है वो हमारे स्टमक वाले पार्ट से अटैच है। ठीक है, जैसे ही वो अटैच होता है तो स्टमक से जब एसिड ऊपर आता है तो वहीं पे जलन होती है, और वो जलन जब जहां पे होती है, यानी जिस जगह पे होती है वहीं के आजू में, यानी कि वहीं के पास में जो होता है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इसी कारण उसको बोल दिया जाता है हार्ट बर्न, यानी कि हृदय में जलन। एक्चुअल में हार्ट जलता नहीं है, अगर हार्ट जल गया ना तो हम भी जल जाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए हार्ट यानी हार्ट बर्न का मतलब ये नहीं हुआ कि हृदय का जलना। हृदय का जलना एक्चुअल होता नहीं है, क्योंकि उसी के आसपास क्या होती है, एसिड के कारण जो होता है हमारे यहाँ उसके कारण जलन होती है, उसी को हम बोल देते हैं हार्ट बर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक अपसेट। गैस्ट्रिक अपसेट का मतलब कि हमारा जो प्रॉपर डाइजेशन है वो ना होना, गैस बनना, ये सारी चीजें होती हैं गैस्ट्रिक अपसेट में। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर, अगर मान लीजिए कि HCl बहुत ज्यादा सिक्रीट होगा तो वो कभी कभी अल्सर कॉज कर देता है, यानी कि जो सेल्स होती हैं उसको डैमेज कर देता है, और डैमेज करने के साथ साथ वो क्या करता है, अल्सर कॉज कर जाता है। ये सारी चीजें होती है HCl के कारण। नेक्स्ट अगर देखें, most of antacids act as the H2 receptors and proton pump inhibitor PPI in our gastric canal and maintain the H+ ion concentration। बहुत सारे जो एंटासिड्स होते हैं वो H2 रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा गैस्ट्रिक कैविटी है उसमें क्या है, H2 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो कि यानी कि H+ आयन का सिक्रिएशन करते हैं। ठीक है, H+ आयन का मतलब होता है एसिड का सिक्रिएशन करते हैं। और बहुत सारे होते हैं प्रोटॉन पंप होते हैं हमारे गैस्ट्रिक कैविटी में, वो भी H+ आयन का सिक्रिएशन करते हैं। तो जो हमारा एंटासिड्स होता है वो H2 रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है, या तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से यानी PPI से बाइंड कर देता है, और जो H+ की आयन की कंसंट्रेशन है उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ये सभी हो गए एंटी एसिड्स के काम हो गए, बहुत सारे इफेक्ट उसमें शो करता है। चलिए आगे हम पर्टिकुलर ड्रग्स के बारे में जानेंगे कि ड्रग्स में कैसे कैसे क्या होता है, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि एंटी एसिड कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एंटी एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। पहला क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग साइट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यानी कि एक तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारे H2 रिसेप्टर से बाइंड हो जाए और H+ आयन के सिक्रिएशन को रोक दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलेंगे। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, तो सिमेटिडीन आती है, रेनिटिडीन और फेमोटिडीन। आप लोगों ने रेनिटिडीन का नाम तो बहुत ज्यादा सुना होगा, इसलिए रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और सिमेटिडीन आप लोग एग्जांपल याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। There's a new job in high demand paying up to $250 a day to people who perform simple tasks.
नेक्स्ट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आता है इसोमेप्राजोल, ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल। ये सारी ड्रग्स, ये सारे क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंटल नेचर इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज। कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड में आता है कैल्शियम कार्बोनेट, ट्राइबेसिक, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये सारे क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि एंटासिड की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट आगे हम जानेंगे एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स के बारे में। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट और डिहाइड्रोक्सी एल्यूमिनियम सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आता है सोडियम कंटेनिंग एंटासिड, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक अपसेट के लिए या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। कंबाइंड एंटासिड्स की बात करेंगे, कई क्या होते हैं, एंटासिड्स ऐसे होते हैं जो कि कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, उसके बारे में हम जानते थे। उसके 3 एग्जांपल हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड MgOH ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन आता है जिसका यूज हम एंटासिड्स के रूप में करते हैं। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का यूज भी जो होता है एंटासिड के रूप में किया जाता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज जो होता है वो हम एंटासिड्स के रूप में करते हैं। तो आप लोग बेसिकली क्लासिफिकेशन को याद रखिएगा, 2 टाइप से क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिंग साइड ऑफ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यानी कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, इसका एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंटल के रूप में कौन कौन से एंटासिड यूज किए जाते हैं वो सब होता है। तो पहला है कैल्शियम के रूप में मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, फिर एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स और सोडियम कंटेनिंग एंटासिड और कंबाइंड एंटासिड्स। तो ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन। आप लोगों को क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आप लोगों को किसी ड्रग के बारे में पूछेगा तो आप लोगों को एंटासिड्स के बारे में भी पूछेगा और आप लोगों को क्लासिफिकेशन लिखना ही होगा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्लासिफिकेशन याद रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर ऑफलाइन आप लोगों का पेपर होता है तो उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, अगर नोट पॉइंट एक आता है कि इसमें क्या क्या चीजें प्रिकॉशन लिया जाए, क्या क्या चीजें और होती हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम एंटासिड में कॉज द कॉन्स्टिपेशन एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम एंटासिड में कॉज द लैक्सेटिव इफेक्ट, यानी कि जो कंबाइंड जो एंटासिड होता है उसमें कैल्शियम और एल्यूमिनियम एंटासिड्स होते हैं, वो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन कॉज कर जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन का जो कॉज करने का कारण है वो मेनली कौन होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम का जो एंटासिड मिक्स एंटासिड होता है उसकी डोज क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगर आप लिमिटेड डोज में ले रहे हैं तो वह एंटासिड की तरह काम तो करेगा, अगर उससे ज्यादा ओवरडोज होगा तो वो क्या कर सकता है, तो वो कॉज कर सकता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का अगर जो एंटासिड कंबाइंड एंटासिड्स आप यूज करते हैं तो वो क्या करता है, लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है। लैक्सेटिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आपका फेकल मैटर है या जो भी आपका स्टूल है उसको क्या कर सकता है, इजिली पास आउट कर देता है। ठीक है, इंटेस्टाइन से इजिली पास आउट करने में हेल्प करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कैल्शियम और एल्यूमिनियम का जो कंबाइंड एंटासिड्स होता है वो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो एंटासिड्स होता है वो लैक्सेटिव इफेक्ट शो करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार ऑनलाइन क्वेश्चंस में यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो यहां तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पर्टिकुलर ड्रग के बारे में। आप लोग सिलेबस में देखेंगे तो आपको 5 ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करना है, तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले केमिकल फार्मूला, तो इसका केमिकल फार्मूला होता है AlOH होल थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका मोलर मास जो होता है 78.00 ग्राम पर मोल होता है। ये हो गया केमिकल फार्मूला और मोलर मास।
नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें आप इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन कुछ भी जो चीजें आपको पता हो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो इसमें लिखा हुआ है यानी कि इस नोट्स में लिखा हुआ है वही आप बोले। आपको जो भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को डाइजेशन से रिलेटेड या एंटासिड से रिलेटेड जो भी पॉइंट याद है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। Steve, head of marketing at a ketchup company, about to use Grammarly to. It is also known as एल्यूमिनिक एसिड। इसे एल्यूमिनिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रेटेड एल्यूमिना और हाइड्रेटेड एल्यूमिना नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसे एल्यूमिनिक एसिड और हाइड्रेटेड एल्यूमिना नाम से भी जाना जाता है। इट इज द बेसिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर रिएक्ट विद द HCl एंड वर्क क्विकली बाय लोअरिंग द एसिडिक pH ऑफ गैस्ट्रिक कैविटी। ये एक प्रकार के बेसिक होता है, ठीक है। ये बेसिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे बॉडी में जो भी HCl सिक्रीट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करके हमारी गैस्ट्रिक कैविटी को क्या देता है, रिलीफ करता है, यानी कि आराम देता है। इट डज नॉट इफेक्ट ऑन द एसिडिक प्रोडक्शन। ये क्या होता है, एसिडिक जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं और एक H2 रिसेप्टर बाइंडिंग, तो ये उस पर कोई वर्क नहीं करता है। इसका वर्क ये होता है कि जो भी HCl सिक्रीट हो गया है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ HCl हमारी बॉडी में है, यानी कि हमारी गैस्ट्रिक कैविटी में है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बस बेसिकली क्या करता है, हमारे गैस्ट्रिक कैविटी में HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं। यानी कि ये हमारी एसिडिक प्रोडक्शन में कोई भी हेल्प नहीं करता है, यानी कि ये बस न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। लिक्विड एंटासिड यूजुअली वर्क फास्टर बेटर देन टैबलेट और कैप्सूल। जो भी हमारा लिक्विड एंटासिड्स होता है एल्युमिनियम का, वो बहुत ही ज्यादा बेटर वर्क करता है देन द टैबलेट एंड कैप्सूल। कैप्सूल और टैबलेट की अपेक्षा जो लिक्विड एंटासिड्स होता है वो बहुत ही जल्दी वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे हम, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, कलर एंड स्टेट की अगर बात करें तो इट इज व्हाइट और पेल येलो कलर एमॉर्फस पाउडर। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का पेल येलो कलर का एमॉर्फस पाउडर होता है। ठीक है, स्टेट का मतलब अवस्था, तो ये मेनली पाउडर फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एमॉर्फस पाउडर होता है और इसका जो कलर होता है व्हाइट और पेल येलो कलर का होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट इज ऑर्डरलेस विथ म्यूसिलिजिनस टेस्ट। ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई गंध नहीं आती है, और म्यूसिलिजिनस टेस्ट होता है, यानी कि लसलसा टाइप का इसका जो टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। ये क्या होता है, मेनली इनसॉल्युबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट सॉल्युबल इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। और लेकिन ये क्या होता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है, क्योंकि कभी कभी ये क्या करता है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों तरह बिहेव करेगा, तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा, इसलिए ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम में। नेक्स्ट अगर बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के बारे में, तो इसके कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाए जाते हैं ये आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला है सस्पेंशन बनाया जाता है, सिरप बनाया जाता है, टैबलेट, कैप्सूल और बोलस, ये सारी चीजें इसकी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें ब्रांड या मार्केट नेम, तो किस नाम से आता है मार्केट में, इस बहुत सारे मार्केट नेम आते हैं, आप लोगों को एटलीस्ट 3 ब्रांड नेम या मार्केट नेम आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, आप लोग जाइए अगर किसी भी मेडिकल स्टोर, या अगर आप मेडिकल स्टोर में रहते हैं तो आप लोग कंपोजिशन देखा कीजिए और उस कंपोजिशन की दवा को याद रखा कीजिए, उसका ब्रांड नेम, मार्केट नेम उसको आप याद रखेंगे तो आप इजिली ब्रांड नेम और मार्केट नेम लिख सकते हैं। तो एटलीस्ट आप 3 याद कीजिएगा। इसमें सबसे पहला ब्रांड नेम है डाइजीन। डाइजीन सभी लोगों ने सुना होगा, यानी कि डाइजीन। दूसरा है जेलुसिल, जेलुसिल भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा। विसिड, एल्क्योर भी आता है इसका ब्रांड नेम, और एशिनिल टी, ये सब इसके क्या है, ब्रांड नेम और मार्केट नेम है, जो आप लोगों को एटलीस्ट 3 ब्रांड नेम या मार्केट नेम आप लोगों को याद करना है। इसके अलावा अगर आपको ब्रांड नेम या मार्केट नेम पता है तो आप उसको भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करेंगे स्टोरेज कंडीशन की। It is stored in well closed air resistant unopened container and keep away from incompatible material at room temperature and also away from light and moisture। ठीक है, पिछला भी ड्रग जो हिमेटेनिक्स पढ़ा था उसमें भी लगभग यही सेम स्टोरेज कंडीशन थी। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, और इसमें भी यही स्टोरेज कंडीशन है कि इसको हम
क्लोज कंटेनर में रखते हैं, एयर से रेजिस्टेंस रखते हैं, और कीप अवे इनकम्पेटिबल मटेरियल, जिस मटेरियल से इनकम्पेटिबल होता है उससे दूर रखते हैं, और इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, और लाइट और मॉइस्चर से भी दूर रखते हैं। ये उसकी हो गई स्टोरेज कंडीशन। अगर आप लोगों को कोई डिफरेंस स्टोरेज कंडीशन मिलेगी हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। अभी तक के लिए आप लोगों को इतना स्टोरेज कंडीशन तो एटलीस्ट याद रखना होगा। तो आप लोग इस स्टोरेज कंडीशन जो दिया गया है उसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को कहीं स्टोरेज कंडीशन लिखने के लिए आए तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज एंड एप्लीकेशंस की बात करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू ट्रीट टू द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बाय न्यूट्रलाइजिंग द इंक्रीजिंग पीएच, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। It also provides the relief in heartburn, stomach or stomach, ठीक है, ये हमने पढ़ा आगे। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द फॉस्फेट लेवल इन पीपल विथ सर्टेन किडनी कंडीशन, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सर्टेन यानी कि कुछ किडनी कंडीशंस होती हैं जिसमें क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स का भी यूज किया जाता है किडनी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इतना सफिशियंट है, अगर आप लोगों को लिखने के लिए आता है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इतना ये सफिशियंट होता है। नेक्स्ट हम आगे अगर बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो केमिकल फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस और मॉलिक्यूलर मास होता है 58.32 ग्राम पर मोल होता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका केमिकल फार्मूला और मोलर मास। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इट एक्ट एज द एंटासिड बाय न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक पीएच सिंस इट रिएक्ट्स विद द H+ आयन ऑफ द HCl एंड न्यूट्रलाइज देम एंड प्रोड्यूस द वाटर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेसिक नेचर का ही केमिकल कंपाउंड्स होता है, और ये भी जो होता है हमारे गैस्ट्रिक कैविटी के HCl से H+ आयन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये भी न्यूट्रलाइजेशन का ही काम करता है। It act as a laxative, so increase the volume of feces in intestine by stimulating the intestinal motility। और क्या होता है मैग्नीशियम का जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कभी कभी लेक्सेटिव की तरह वर्क करते हैं। लेक्सेटिव भी मैंने बताया कि जो आपका फीकल मैटर या जो आपका स्टूल है उसको इजीली पास आउट करना है, यानी कि इजीली उसको पास आउट बाहर निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेक्सेटिव बोलते हैं। उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी यानी कि उसके मूवमेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। मूवमेंट जैसे ही बढ़ जाती है तो हमारा जो स्टूल होता है वो क्या होता है, इजिली बाहर चला जाता है। ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। On the commercial scale, it is prepared by the reaction of calcium hydroxide or lime, यानी रिएक्शन अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम +2 प्लस CaOH होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम का अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम आयन आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके प्रिपरेशन रिएक्शन। अगर आप लोगों को याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो पाती है तो एटलीस्ट जितना लिखा हुआ है ये सारी चीजें अगर आप लिख देते हैं तब पर भी आपका पूरा काम हो जाएगा। एटलीस्ट आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई अलग इजी प्रिपरेशन मेथड मिल जाती है तो उसको भी आप लोग उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। कलर एंड टेस्ट, इट इज द व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और पाउडर। ये क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर होता है और ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ऑर्डर की अगर बात करें, इट इज ऑर्डरलेस विथ मिल्की टेस्ट और चाकी टेस्ट। इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, इससे कोई भी गंध नहीं आती है और ये मिल्की टेस्ट या चॉकी टेस्ट की तरह होता है। जैसे चॉक का टेस्ट होता है उसी टाइप का इसका क्या होता है, टेस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि या स्लाइटली या इनसॉल्युबल इन वाटर ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, तो सस्पेंशन, सिरप, टेबलेट और कैप्सूल, ये इसके क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है। और ब्रांड एंड मार्केट नेम की बात करें, डाइजीन। अभी हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये भी डाइजीन में प्रेजेंट होता है, तो इसका भी आप ब्रांड नेम लिख सकते हैं। डाइजीन, जेलुसिल, एंटानिल प्लस, क्रीमाफिन, मेलॉक्स,
ठीक है, ये इसके क्या हो गए, ब्रांड नेम हो गए, जिसको एटलीस्ट आप लोगों को कम से कम 3 ब्रांड नेम आप लोगों को याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये हो गए यहां तक। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं स्टोरेज कंडीशन। इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंट अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकॉम्पेटेबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। यानी कि जो हमने पहले स्टोरेज कंडीशन लिखा था इसमें ऐड कर दिया हमने, यानी कि वही स्टोरेज कंडीशन होगी। अगर किसी भी केमिकल या इनऑर्गेनिक केमिकल का अगर स्टोरेज कंडीशन चेंज होगी तो हम आप लोगों को उसको जरूर इंडिकेट करेंगे, उसको आप लोगों को जरूर बता देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इतना ही स्टोरेज कंडीशन याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट यूजेज और एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूसेस द स्टमक एसिड एंड इंक्रीज द वाटर इंटेस्टाइन विच में इंड्यूस द बाउल मूवमेंट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जो हमारे स्टमक में एसिड होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है और वाटर के कंटेंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में वाटर के कंटेंट को बढ़ा देता है और इंटेस्टाइनल मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट को बढ़ाने की वजह से जो हमारा फीकल मैटर होता है या जो बॉइल होता है वो इजिली पास आउट हो जाता है। तो ये एक तरह से लैक्सेटिव का भी वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज लैक्सेटिव टू रिलीविंग द कॉन्स्टिपेशन। अभी हमने आप लोगों को बताया इट इज आल्सो यूज्ड एज द एंटासिड टू रिलीव द इंडाइजेशन और स्टमक एंड हार्ट बर्न में भी इसका यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज में राहत देने का काम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कब्ज में भी राहत देने का काम करता है। तो चलिए ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं मेगाल्ड्रेट के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और जनरली बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला ये क्या है, एंटासिड्स के रूप में है मेगाल्ड्रेट। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो AlOH का होल थ्राइस Mg2OH का होल 4 एंड H2O। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगाल्ड्रेट बोलते हैं। इसका मोलर मास अगर देखा जाए 212.67 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन या डेफिनेशंस की अगर बात करें, मेगाल्ड्रेट इज द डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सो इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मोनोहाइड्रेट। यानी कि जो मेगाल्ड्रेट होता है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बना हुआ है, इसीलिए हम इसको और बोल सकते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मोनोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। यानी कि मेगाल्ड्रेट को हम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मोनोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन द गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज, यानी कि ये गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज यानी जो भी गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसमें बहुत ही ज्यादा इसका यूज किया जाता है। मेगाल्ड्रेट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय द जर्मन केमिस्ट गुंथर हेलमैन, यानी कि सबसे पहले इसको जर्मन केमिस्ट ने क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। उनका नाम था गुंथर हेलमैन, उनका गुंथर हेलमैन नाम था। उन्होंने ही सबसे पहले मेगाल्ड्रेट को क्या किया था, आइसोलेट किया था या सिंथेसाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एक्टिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन ऑब्टेन द मेगाल्ड्रेट पेस्ट। यानी कि जब आप एक्टिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एक साथ कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब जाके आप लोगों को मेगाल्ड्रेट मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। कलर एंड स्टेट की अगर बात करें, इट इज द व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर आर पेस्ट। ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसका स्टेट जो होता है पाउडर भी हो सकता है और पेस्ट भी हो सकता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करें, इट इज ऑर्डरलेस विथ मिल्की टेस्ट। इसका क्या होता है, ऑर्डरलेस, यानी कि ये भी इसमें भी कोई गंध नहीं आती, यानी कि ऑर्डरलेस होता है और ये मिल्की टेस्ट शो करता है। सोल्युबिलिटी की अगर बात करें, प्रैक्टिकली इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल एंड सोल्यूबल इन मिनरल एसिड। यानी कि प्रैक्टिकली तो ये इनसोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में और इथेनॉल में, लेकिन सोल्यूबल होता है किसमें, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड का मतलब क्या हुआ, HCl हो गया। जो भी एसिड सब्सटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है, ये मिक्स इजिली हो जाता है। अब मिक्स हो जाता है तभी तो HCl के साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है, रिएक्टिविटी अपनी शो करता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मिनरल एसिड के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। Hello. I can remember a book of 200 pages in just 7 days along with the page number. Hi, my name is Bhuvan Dhanesha and I'm going to teach you how to remember few of the most important chapters in just 48 hours. How to read 100 pages in just 1 hour and many other things in my 3 days WhatsApp plus Zoom class. फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की अगर बात करें तो सिरप, सस्पेंशन, टेबलेट और पाउडर्स, ये सब क्या है, इसके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होते हैं। और ब्रांड और मार्केट नेम की अगर बात करें, गैशोरिट, नोवेल्टा, मिटाड्रेट,
पैरासीड, कॉन्टासीड, ये सब इसके क्या है, ब्रांड नेम और मार्केट नेम है। आप लोगों को एटलीस्ट 3 याद रखने हैं। बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, एटलीस्ट आप लोग 3 याद रखिएगा। या तो इसमें जो लिखा है इसमें से याद कीजिए, या आप लोग डायरेक्ट किसी मेडिकल स्टोर पे जो भी सिरप या सस्पेंशन होंगे उनसे आप उसके ब्रांड नेम को पूछ सकते हैं और उसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे स्टोरेज कंडीशन के बारे में। इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकम्पेटेबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। ठीक है, तो यही पुराना ही स्टोरेज कंडीशन है, आप लोगों को यही याद रखना है। यूजेज और एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मेगल्ट्रेट इज अ कॉमन एंटासिड ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट द डिओडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर, इसोफेजिटिस फ्रॉम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज GERD। यानी कि मेगल्ट्रेट का जो यूज होता है, ये डिओडेनल यानी कि डिओडेनल जो होता है, यानी हमारी की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसका जो डिओडेनम वाला पार्ट होता है, उसके भी जो भी उसमें क्या डिफॉर्मिटी आ जाती है, जो भी विकार आ जाता है, उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर में भी इसका यूज किया जाता है। इसके कारण इसोफेजिटिस यानी कि इसोफेगस में जब स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि जब देखिए इसोफेगस और हमारा स्टोमक क्या होता है, ज्वाइंट होता है, तो वहीं पे कभी कभी क्या होता है, एसिड के कारण स्वेलिंग आ जाती है या इरिटेशन होने लगता है, उसी को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में क्या होता है, इसमें मेनली ये होता है कि जब आपका जो स्टमक में एसिड है वो जब आपको स्टमक में जाता है तो क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है, यानी कि आपकी जो इसोफेगस वाला पार्ट है उसको क्या करता है, डैमेजिंग का काम करता है। उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। उसी डिजीज में भी मेगल्ट्रेट का यूज किया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, इट इज आल्सो यूज्ड ड्यूरिंग द हाइपरफॉस्फेटेमिया, यानी कि जब हाइपर यानी बहुत ज्यादा फॉस्फेट लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उसको भी दूर करने के लिए मेगल्ट्रेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। इसका अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए तो NaHCO3 और इसका मोलर मास 84.01 ग्राम पर मोल होता है। अगर इंट्रोडक्शन या डेफिनेशंस के बारे में पढ़ें आप, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोगों को याद हो। ठीक है, जो आप लोगों को याद आए आप लोग उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। इसको सबसे पहले हम क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा नाम से जाना जाता है। इट इज द मोनोसोडियम salt of the carbonic acid show antacid activity by neutralizing the excess gastric pH। ये क्या होता है, मोनोसोडियम होता है, यानी सिंगल सोडियम का एक साल्ट होता है। किससे बनता है, कार्बोनिक एसिड के द्वारा। कार्बोनिक एसिड के द्वारा ये सिंगल सोडियम का एक साल्ट होता है जो कि हमारी गैस्ट्रिक पीएच को न्यूट्रलाइजिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट एंड an acid agent react together to release the CO2। this property is used for the formulation of sparkling drinks। यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, यानी कि CO2 गैस रिलीज करता है, और यही CO2 गैस रिलीज करता है तो हम स्पार्कलिंग ड्रिंक यानी कि बहुत जो महंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी जो ड्रिंक्स बनाई जाती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हैं जो CO2 गैस निकलती है, उसी प्रकार से जो ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, बियर्स वाइन बनाई जाती है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जनरली डोसा वगैरह बनाना है या ब्रेड वगैरह जो बनता है उसमें भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, क्योंकि उसको क्या करता है, ये CO2 रिलीज करके उसको क्या करता है, फ्लफी बना देता है। इसलिए हम बेकिंग सोडा का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा करने का मतलब ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा उसका यूज किया जाता है हमारी डेली लाइफ में, जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाने में, डोसा बनाने में। ठीक है, उसके अलावा अभी इसमें स्पार्कलिंग ड्रिंक्स बनाने में, ये सारी चीजें बनाने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। लार्ज स्केल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द कोल्ड एंड द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी कि यह मेनली कैसे बनाया जाता है, तो जब आप कोल्ड यानी कंसंट्रेटेड NaCl यानी ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब इसकी रिएक्शन NH3 यानी कि अमोनिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारा बन के चला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बन जाता है। ठीक है, बाहर का जो भी प्रोडक्ट बना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अमोनियम क्लोराइड है, इससे कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या बनना है, इससे हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे जो प्रोडक्ट चाहिए वो मिल गया, उसी को हम बोल देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को इजी कोई और प्रिपरेशन याद है या पता है तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। कलर एंड स्टेट की अगर बात करें तो इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर
और ऑर्डर और टेस्ट की अगर बात करें तो इट इज ऑर्डरलेस विद सलाइन टेस्ट की तरह होता है, यह ऑर्डरलेस होता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, इट इज द हाईली सॉल्युबल इन वाटर बट प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। ये वाटर में तो सॉल्युबल होता है बट प्रैक्टिकली ये जो इनसॉल्युबल होता है एल्कोहल में क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो यार आप लोगों को ये तो पता होगा कि YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता है और 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स गेन करने होते हैं आपको। और बहुत सारे बिगिनर यूट्यूबर्स को भाई ये टास्क बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। वो नए नए आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सब्सक्राइबर गेन नहीं होते, व्यूज नहीं आते और फिर यूट्यूब की जर्नी वहीं पे बंद कर देते। तो अगर आप लोग भी उन्हीं में से हो या फिर अभी आप सोच रहे हो YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आपको ये एक बहुत बड़ा बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस लग रहा है कि यार मैं करूंगा कैसे। तो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज पारस अरोड़ा एंड लास्ट 7-8 इयर्स में मैंने ऑलमोस्ट 5 चैनल्स को 500 के सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया एंड वी हैव हेल्प्ड मोर देन 10 प्लस चैनल्स टू गेन ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब यार YouTube का गेम ना एक्सपीरियंस का है, इसमें कर करके एक्सपीरियंस। Sodium bicarbonate is a basic solution. If it is treated with the acid, it gives the effervescence due to the release of the CO2. यानी कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो एक बेसिक सॉल्यूशन होता है और जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इफरवेसेंस का मतलब होता है जल्दी से, यानी झटके से, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। इफरवेसेंस का मतलब होता है कि झटके से, या चमकदार भी आप बोल सकते हैं। चमकदार सब बेसिकली मतलब झटके से ही समझ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि चमक तो होती नहीं है। CO2 निकलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपको चमक, हाँ इसे झटके से आप देखने लायक होगा कि CO2 वहां से रिलीज हो रही है। एफ्रेसेंस का मतलब चमकने वाला या चमकदार होता है, ठीक है, आप लोग उसको देख लेंगे। यानी कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस रिलीज होती है, उसी को क्या बोले, यानी कि ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट की एक प्रॉपर्टीज ही है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो टैबलेट, पाउडर, ईयर ड्रॉप्स, इंजेक्शन, कैप्सूल, सैचेट, सिरप, सस्पेंशन, ये बहुत सारी इसके क्या है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मार्केट में आप लोगों को मिल जाएंगे इजिली, ठीक है। और उसका ब्रांड नेम नोडोसिस, गैविस्कोन, एल्का सोडा, रेनकार्ब, सोडामिंट, ये सभी इसके क्या है ब्रांड नेम होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर ब्रांड नेम पता चलता है तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टोरेज कंडीशन की, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर एंड कीप्स अवे फ्रॉम इनकम्पेटिबल मटेरियल्स एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। तो इसके बारे में भी कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप तब तक के लिए स्टोरेज कंडीशन यही याद रख सकते हैं। यूजेज एंड एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यानी कि एसिड्स को कम करने के लिए जो भी मेटाबॉलिज्म का एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का पार्टिसिपेट होता है और वो क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। सेवरल रीनल डिजीज, यानी कि बहुत सारी किडनी डिजीज में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, और जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, यानी कि जो डायबिटीज कंट्रोल नहीं इजिली हो पाती है, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। सर्कुलेटरी इनसफिशियंसी ड्यू टू शॉक एंड सीवियर डिहाइड्रेशन, और सीवियर जो डिहाइड्रेशन हो जाता है या सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। It is also used to the relieving the heartburn, sore stomach or acid indigestion or neutralizing the excess stomach acid में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेटेड का यूज। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों ने उसमें क्या वो हेमेटेनिक्स में भी नहीं, हेमेटेनिक्स में आप लोगों को नहीं पढ़ा था, उसमें एक डेंटल प्रोडक्ट है उसमें भी आप लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, तो आप लोगों को डेंटल प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए फ्रेंड्स इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है और ये बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। केमिकल फार्मूला और मोलर मास। केमिकल फार्मूला CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और मैं इसका मोलर मास 100.0869 ग्राम पर मोल होता है। अगर इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज एरोगोनाइट, कैल्साइट एंड लाइमस्टोन मार्बल। इसको हम क्या एर्गोनाइट, कैल्साइट, लाइमस्टोन और मार्बल्स के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट शो द वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटी इन आवर बॉडी, हेल्दी बोन्स, मसल्स, नर्वस सिस्टम, हार्ट etc बाय प्रोवाइडिंग द कैल्शियम आयन इन आवर बॉडी। यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बहुत सारे वर्क करता है हमारी बॉडी में, हेल्दी बोन्स यानी बोन्स को हेल्दी करने के लिए, मसल्स को भी, नर्वस सिस्टम को, और उसके साथ साथ हमारे हार्ट को और टीथ को भी प्रोवाइड कराता है स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है।
Calcium carbonate is widely used in the antacid preparation for relieving the heartburn, indigestion and stomach upset in stomach। यानी कि इसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है हमें एंटासिड्स के रूप में हार्टबर्न, इंडाइजेशन और अपसेट स्टमक में भी इसका यूज किया जाता है। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का यूज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो बन के आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनिशियली वाटर इज एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड, देन फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट द डिजायर्ड कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमें मिल गया, जब हम इसको CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों का मिल जाएगा और वो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और H2O जो होगा वो रिलीज हो जाता है। तो ये हो गया इसकी प्रिपरेशन मेथड और ये सबसे इजी प्रिपरेशन मेथड है। एटलीस्ट आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर आप लोगों को इससे भी कोई इजी रिएक्शन आपको मिल जाती है तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। कलर एंड स्टेट की अगर बात करें, इट इज द व्हाइटिश और मिल्की क्रिस्टलाइन पाउडर। यह भी मिल्की क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका जो कलर होता है व्हाइटिश यानी कि मिल्क की तरह सफेद होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की अगर बात करें, इट इज ऑर्डरलेस और बीटर टेस्ट। ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है और बीटर टेस्ट होता है, इसका बीटर तिछड़ टेस्ट होता है। ठीक है। सोल्युबिलिटी, इट इज द प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल। प्रैक्टिकली जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है और इथेनॉल में भी इनसॉल्युबल होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के बारे में अगर बात करें तो टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पिल्स, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ओरल ड्रॉप, ये सारी चीजें इसके क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस आती हैं। आप लोगों को इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ब्रांड नेम और मार्केट नेम की अगर बारे में बात करें तो शेलकॉल नाम से क्या आता है, कैल्शियम आता है। आप लोगों ने देखा होगा कैल्वी10 एसिडोसिड एसएफ, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में चलता है। और कैल्सीमैक्स पी, ये सब क्या होते हैं, इसके कैल्शियम के ब्रांड नेम या मार्केट नेम है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी ब्रांड नेम याद पड़ता है तो आप लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमने इसमें लिखा है वही आप लोग लिखेंगे। आप लोगों को जो भी पता हो ब्रांड नेम उसको आप लोग इसमें लिख सकते हैं, आप लोगों का वो सही ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट बात करेंगे हम। Are you a student who learns from YouTube videos or attends online classes? Video Notebook will make your life easier. When you're watching tutorial videos on YouTube before your exams, you can use Video Notebook to take text notes and screenshots on the videos you watch. They link back to the point in the video when you took them, so you'll no longer need to watch the entire video over again. Even better, when you're attending a virtual class on Zoom or Google Meet, our app can take screenshots of professor slides automatically. Yes, that's right. No more taking screenshots of every single slide manually. In our web app, you can view your notes. स्टोरेज कंडीशन के बारे में, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर रेजिस्टेंस अनओपन कंटेनर एंड कीप अवे फ्रॉम इनकॉम्पेटिबल मटेरियल एट रूम टेम्परेचर एंड आल्सो अवे फ्रॉम द लाइट एंड मॉइस्चर। तो ये भी पुरानी जो स्टोरेज कंडीशन हमने लिखी है उसी के बारे में है। आप लोग को मैं बार बार कह रहा हूं कि स्टोरेज कंडीशन एटलीस्ट ये याद रखिएगा और आप लोगों को इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज भी याद रहेंगी तो आप लोग अपने मन से स्टोरेज कंडीशंस को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टोरेज कंडीशन एटलीस्ट इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स। और आगे जो भी हमारे केमिकल्स आएंगे अगर उसमें किसी में भी स्टोरेज कंडीशन चेंजेस आएंगे तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग उसकी स्टोरेज कंडीशन को याद कर लीजिएगा। लेकिन तब तक के लिए कोई स्टोरेज कंडीशन में इसमें कोई वो नहीं है तो आप लोग इसकी स्टोरेज कंडीशन को इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर यूजेज और एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, इट इज यूजेज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट। इन वाटर ट्रीटमेंट इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्सेस विद द अदर हार्मफुल मेटल्स। ये इसका यूज किस में किया जाता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। और वाटर ट्रीटमेंट में क्या करता है, मेनली क्या करता है, जो भी मेटल्स अदर मेटल्स होते हैं उसके साथ ये क्या करता है, बाइंड हो जाता है और बाइंड होने के साथ साथ उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के साथ वाटर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम प्ले अ वाइटल रोल फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन, टीथ एंड ऑर्गन। यानी कि कैल्शियम और किस में हेल्प करता है, तो हमारी बॉडी के मैच्योरेशन में, मसल्स के मैच्योरेशन में, बोन के मैच्योरेशन में, टीथ के मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है। तो यानी कि जो कैल्शियम का टोटल ओवरऑल वर्क देखा जाए तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा होता है।
नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्ट एज एंटासिड एंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच एंड प्रिवेंट द इंडाइजेशन, हार्टबर्न एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। यानी कि ये भी हमारे एसिड्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा HCl, तो उसमें क्या करता है, हाइड्रोजन का रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन उसमें करता है और उसके साथ क्या करता है, एंटासिड की तरह रोल करता है और हमें इंडाइजेशन, हार्टबर्न और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हेल्प करता है। हार्टबर्न का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि हृदय का जलना नहीं होता है फ्रेंड्स। हृदय का जलना हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेकिन इसका मेनली ये होता है कि जो हमारा इसोफेगस और स्टोमक का जो ज्वाइंट पार्ट है, वहां पे जब एसिड आ जाता है तो हमें जलन की तरह होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हार्टबर्न बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट एंटी एसिड्स के बारे में। आज का लेक्चर हमने पूरा एंटी एसिड्स के बारे में कवर कर लिया है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स डेली लाइफ के लिए। डेली लाइफ में भी एंटी एसिड्स का आप लोगों ने बहुत सारे यूजेस देखे होंगे, बहुत सारे यूज हैं जो